सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे चीज़ें। आज क्लास जो आपकी डिफरेंट टाइमिंग पे है, बट लगवाना ज़रूरी था, थोड़ा कोल्ड मुझे है और इस चक्कर में आपका, बट ठीक है, ये हो जाएगा। और बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा बहुत इम्यूनिटी आपकी इधर उधर जाती है कई बार। तो एक बार देखना, कमेंट करके बताना सब ठीक है, तो फिर बात करेंगे हम आगे, है ना। कमेंट करके बताओ। सभी को गुड इवनिंग भाई, वेलकम टू करियर लैब। चलो भाई, कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। कमेंट करके बता दूँ, कमेंट्स आपके अटक रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। हमें करना है क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कंप्लीट कर लेना है आज, है ना। क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। और अ, थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट करके फिर आपकी अलग अलग बैचेस में अलग अलग क्लास होने लगेगी। देखिएगा, लैंग्वेज पे हम बात कर रहे थे कि भाषा के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है, भाषा के विषय में यहाँ क्या बात हुई है, भाषा के बारे में क्या बात हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। एक नंबर में पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण है। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड। इन्होंने साफ साफ कहा है किसी भी भाषा को थोपिए मत बच्चे पर कि नहीं हमारा तो जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ तो सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी। अगर कोई बच्चा आता है, उसके घर में पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, वॉटेवर, हिंदी जो भी बोली जाती है, कि नहीं नहीं तुम स्कूल में आओगे तो सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी, कुछ भी कर लो जाके। ये इम्पोजिशन है कि मैं अगर अमरूद मुझे पसंद है तो तुम भी अमरूद ही खाओ, जो अमरूद नहीं खाएगा देख लो भाई मेरा दोस्त नहीं है। या इस घर में रहना है तो ये करना होगा, माँ बाप करते हैं ना कई बार हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग टाइप्स। तो ये क्या है, दिस इज इम्पोजिशन, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, अभी तो बढ़ेगा अजय, बढ़ेगा ये। तो अगर हम देखें, नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, यानी कोई भी भाषा थोपी ना जाए। इस बात का ध्यान रखना है बच्चे पे कि भाषा आप जबरदस्ती थोप ना रहे हो बच्चे पे। नेक्स्ट पॉइंट है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान में रखनी है। वैसे ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कह ही रहा था कि जो मातृभाषा है, भाई मदर टंग क्या होती है, मातृभाषा। इसको फर्स्ट लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं बच्चे की, कि आप जब जन्म लेते हैं और आपके घर में जो भाषा बोली जा रही होती है, मतलब जन्म के समय नहीं, जब आप बड़े हो रहे हैं या जन्म से ही, जो आसपास माहौल है जिस भाषा का। जैसे जहां मैं बड़ी हो रही थी बुलंदशहर के पास, तो वहां हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी का थोड़ा सा पूर्वी टच है उसमें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वैसे तो वो हिंदी में वो वाला टच है। तो आप बड़े होते हैं तो आप वो भाषा एक्वायर कर लेते हैं बिना एफर्ट के। अगर कोई बच्चा अमेरिका में बड़ा हो रहा है तो वो इंग्लिश सुनते हुए बड़ा होगा, तो उसकी जो मातृभाषा हो गई, मातृभाषा सिर्फ माँ की भाषा नहीं जो आसपास बोली जा रही है, ठीक है ना। तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा, जिस रीजन में वो रहता है ना। अगर कई भाषाएं बोली जा रही हैं तो हो सकता है बच्चा कई भाषाएं एक्वायर कर ले या पिक कर ले। तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज यानी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, कक्षा 5 तक बच्चों को आप पढ़ाओ, और कक्षा 5 तक आप बच्चों को मातृ टंग में शिक्षा, मदर टंग में शिक्षा दो, यानी मातृभाषा में शिक्षा दो। प्रेफरेबली टिल 8th, यानी हो सके तो 8th क्लास तक बच्चे को आप उसके मदर टंग में शिक्षा दीजिए, टिल 8th, ठीक है। प्रेफरेबली, प्रेफरेंस क्या है भाई, होता है ना कि आप चाय पियोगे कॉफी, कि यार कुछ भी पी लूंगा, बट ज्यादा प्रेफर किसको करते हो, पसंद क्या है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं चाय पसंद है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर प्रेफरेंस तो ये रखनी है हमें, अगर नहीं हो पा रहा है तो बात अलग है, लेकिन प्रेफरेंस रखनी है कि मातृभाषा में 5वीं तक तो पढ़ाना ही है, हो सके तो 8वीं तक भी मातृभाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना है, यानी पढ़ाने का जो माध्यम है स्कूल में। ऐसा नहीं है कि बच्चे घर में इंग्लिश का ई भी नहीं बोला जाता या उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, और स्कूल में सब जो है उसी भाषा में बात कर रहे हैं जो उसको आती ही नहीं है, जो उसकी मदर टंग ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, आपको मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, कक्षा 5 तक इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए, सिखाने का माध्यम। आरपीएससी के लिए बैच स्टार्ट करूँ मैं, इस पर अलग से कर दूंगी, अभी मंडे को एक बार देखते हैं, मैं मंडे ट्राई करती हूँ कि कुछ लेकर के आए आपके लिए। रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स, यानी जो संस्कृत है उसको हर एक लेवल पे एक ऑप्शनल लैंग्वेज की तरह, वैसे इसको क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं संस्कृत को। क्या है ये, क्लासिकल लैंग्वेज है, सांस्कृतिक भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज, है ना।
सांस्कृतिक भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स, हर एक स्तर पे संस्कृत को एक ऑप्शन में लेकर के आना है आपको। ठीक है शेख, तो संस्कृत अगर बच्चा 8th पे चाह रहा है, सेकेंडरी लेवल पे चाह रहा है संस्कृत पढ़ना, हर एक लेवल पे ऑप्शन में है संस्कृत, ऑप्शनल है कोई, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं हम संस्कृत को। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ही ध्यान में रखना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? कोठारी आयोग में, यानी कोठारी कमीशन आया था 1964-66 के दौरान, तो कोठारी आयोग में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई। किसकी बात की गई? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र। किसकी? त्रिभाषा सूत्र की। त्रिभाषा सूत्र। अब त्रिभाषा सूत्र की बात हुई किसमें? को ही रखिए, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो 3 भाषाएं। पहली भाषा मदर टंग होनी चाहिए, यानी मातृभाषा, मदर टंग या मातृभाषा जो भी उसके घर में या क्षेत्र में बोली जा रही है, मदर टंग। दूसरी भाषा इंग्लिश या हिंदी में से कोई हो सकती है। मान लेते हैं इंग्लिश है, अगर घर में हिंदी बोली जा रही है तो। अगर घर में हिंदी नहीं बोली जा रही है, मान लीजिए तेलुगु बोली जा रही है, तो दूसरी भाषा हिंदी हो सकती है। तीसरी जो भाषा है वो होगी आपकी कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। 22 भाषाएं हैं जो आधुनिक शास्त्रीय भाषाएं हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, MIL। ये 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा हो सकती है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मदर टंग, मातृभाषा, इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी। अब ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही हो, यहाँ पे हिंदी भी हो सकती है। अगर मदर टंग बच्चे की इंग्लिश है तो हमें दूसरी भाषा हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हिंदी वाला विवाद भी रहता है इस पे साउथ इंडिया में। तो ये कहानी है। मिल तो रहे हैं नोट्स? रिचा कौन सा बैच है आपका? कौन से बैच में नोट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे बताओ एक बार। तो मदर टंग यानी मातृभाषा, फिर इंग्लिश और हिंदी, देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में से कोई भी एक भाषा। तो ये 3, हेलो भाई चिट्टा आप असम से, इन तीनों में से ये 3 भाषाएं, इसीलिए इसको त्रिभाषा सूत्र कहते हैं कि आप 3 भाषाएं पढ़ाइए। एक मातृभाषा यानी बच्चे की मदर टंग, दूसरा इंग्लिश या हिंदी में से कुछ, अगर मातृभाषा हिंदी है तो फिर इंग्लिश पढ़ाइए सेकंड लैंग्वेज, और थर्ड आपकी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, वो संस्कृत हो, कुछ और हो। 22 भाषाएं हैं, उनमें से कुछ भी हो सकती है। करा देंगे केशव, ठीक है। बड़ा मुश्किल है हर्ष, मेल कर दो एक बार, देख लेंगे अगर हो पाएगा तो। चलो, तो ये बात हो गई यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट रुकना। ठीक है, सीटेट तो यार देखो अब कब आएगा, अनाउंस हो जाए अगस्त वगैरह में, तब देखेंगे। हाँ, ये मंडे वेंसडे फ्राइडे है अभी इस रूटीन के हिसाब से आपकी क्लास, उतना ही नीट भी है। नो लैंग्वेजेस बीइंग इम्पोज्ड, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज 5वीं क्लास तक, और प्रेफरेबली 8th क्लास तक, ग्रेड 5 ग्रेड 8 तक अगर प्रेफरेंस हो तो। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल, संस्कृत को एक ऑप्शन के रूप में रखना हर एक स्तर पे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे हमने बात कर ली। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू NEP 2020, यानी कि जो बहुभाषी लचीलापन है कि मल्टीपल भाषाएं बच्चा पढ़ सकता है, इस बात को बेस यानी आधार बनाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने।
क्या बनाया है, आधार बनाया है इस बात को कि मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी, बहुभाषी लचीलापन, कि कोई बात नहीं, मल्टीपल भाषाएं बच्चा सीख सकता है, मल्टीपल भाषाओं में आप उसको सिखा सकते हैं, ये बेसिस है एनईपी 2020 का। फिर आती है आईएसएल यानी इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज की इसमें बात हुई है कि जो भारतीय सांकेतिक भाषा है, आपने देखा होगा जो डेफ एंड डम लोगों के लिए काफ़ी यूज़ की जाती है। टीवी पे भी आपने अगर कभी समाचार देखे हो, जो लोग बोलते नहीं, मूक बधिर जिनको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो जेस्चर्स का, हाथों का प्रयोग करके, ये इसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, जो जेस्चर्स का, हाव भाव का, हाथों का यूज़ करके जब हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? बढ़वा देंगे केशव। अभी पूरा तो होने दो सिलेबस अजय, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि इंडियन साइन लैंग्वेज की इसमें बात हुई है, आईएसएल कह देते हैं, यानी इंडियन मतलब भारतीय सांकेतिक भाषा, यानी जहां जरूरत है, अगर मूक बधिर बच्चा है, सुन और बोल और सुन नहीं सकता, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग वहां करना एकदम लाजमी है। तो सांकेतिक भाषा का संकेतों के माध्यम से जो बेसिकली कन्वे की जाती है, जेस्चर से, हाव भाव से, जैसे आप बोल नहीं रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा ही है, एक तरह संकेतों के माध्यम से आप अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं या समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप ही कर लीजिए अभी तो डिनर, मैं तो थोड़ा सा कुछ खाया। नहीं, मंडे टू फ्राइडे नहीं होती सलोनी, ये होती है आपकी MWF, क्योंकि पेपर नहीं है, वैसे तो मंडे टू फ्राइडे हुआ करती थी पहले, तो पेपर एकदम नज़दीक नहीं है और सिलेबस हम कर लेंगे, हमारे पास इनफ टाइम है। MWF मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है, वो हम करा देंगे, डोंट वरी संजना। हाँ, रोक सकते हो दीपिका, अभी तो क्योंकि आ भी नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन करें अब इसी बात पे। क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको भरपूर ऐड किए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो मुख्य बातें वो यही हैं जो हमने पढ़ी हैं, बस इसी से घुमा फिरा करके ट्वीक करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात एनसीएफ 2005 में भी हुई है, जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे या कुछ लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, फटाफट से बताइएगा, बताइए कमेंट करके, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का, थोड़ा सा डिले चलता है। ऑप्शन बी, जब से अपडेट किया क्लास डाउनलोड, ये ऐप में ना रोज़ नए नए अपडेट के चक्कर में थोड़ा सा पंगा वो तो रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं। हाँ, एज एन एसेट, सुधा कह रही हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए बढ़े आगे, लेट्स गो। देखिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हो भाई, एक मिनट, लेट मी चेक, क्या कह रहे हो। हाँ, अजय कह रहे हैं कि मैम लास्ट ईयर जुलाई से आपसे जुड़ा हूँ AIR एम लेकर, बट KVS अब तक साइलेंट है, मोटिवेशन जा रहा है, आप नहीं, मोटिवेशन नहीं जाने देना होता है। हाँ, हर्ष एक बार मेल डाल दो, himanshi.edu10@gmail.com, देखते हैं हम क्या करा सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप बैच परचेज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी ने कुछ कह के आपसे बैच परचेज कराया होगा, तो वो फिर पूरा सिस्टम, पॉलिसी होती है ना कंपनी की एक। देखो एक बार,
एजुकेशन, क्योंकि हम आपके कहने पे मैं वैलिडिटी बढ़वा देती हूँ, कोई और बात होती है वो क्लियर करा देती हूँ, कुछ और रहता है वो भी, ये थोड़ा सा उल्टी बात हो जाती है, इसका कोई रीज़न दिया नहीं जा सकता कि आपने बैच लिया और फिर आपको पता लगा कि नहीं ये वाला नहीं लेना था, तो इसका मतलब आप बिल्कुल अवेयर नहीं है लेते समय। संजना बहुत बढ़िया। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बहुभाषीयता। बहुभाषीयता क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म, कई भाषाएं क्लासरूम में बोली या पढ़ी भी जा सकती हैं, स्पेशली कई भाषाओं को बोलने वाले, इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं। एक बच्चा जैसे घर में पंजाबी बोली जाती है, दूसरा बच्चा है जो गुजराती बोलता है, तीसरे के घर में मलयालम बोली जाती है, चौथे के घर में हिंदी बोली जा रही है, अब ये क्या हुआ, उर्दू बोली जा रही है किसी के घर में। तो अब कई सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे एक क्लास में रह सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। वो क्या है सूची, किस बारे में है, मैंने नहीं सुना है। एज अ हिंड्रेंस इन चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी एक बाधा के रूप में देखते हैं हम इसको बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया में, नहीं। एज एन एसेट इन द क्लासरूम, यानी एक कक्षा में इसको पूंजी की तरह देखते हैं हम, हाँ ये एसेट है, रिसोर्स है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स। क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म? रिसोर्स है, रिसोर्स, संसाधन है। कि जिस संसाधन क्या है भाई, ये पेन मेरे लिए संसाधन है, ये माइक मेरे लिए संसाधन है ना। पैसा किसी के लिए संसाधन हो सकता है कि वो संसाधन लेकर के आता है, कि आपके पास एक कुर्सी होगी कंफर्टेबल तो आप बैठ के पढ़ पाएंगे, पेंसिल खरीदने के पैसे होंगे, बैच लेने के पैसे होंगे, तो ये संसाधन जुटाने के तरीका है, या संसाधन ही है एक तरह से। तो रिसोर्सेज ये वन ऑफ द रिसोर्स है, या मैं कहूँ एसेट है, संपत्ति है, कि भाई अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं आपकी क्लास में, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, वो भाषा से संस्कृति भी सीखेगा बच्चा, खान पान में भी डिफरेंट होता है, बातचीत, मतलब जितनी ज़्यादा भाषाएं हैं वो विविधता लाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, ठीक है ना। तो रिसोर्स है, मल्टीलिंगुअलिज्म को नेगेटिव नहीं देखना। मल्टीलिंगुअलिज्म, एक दूसरे से बच्चे भाषाएं सीखेंगे, एक दूसरे से वर्ड सीख लेंगे नए नए, है ना। अगर आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है, आप रोज़ बात करने की कोशिश करिए, बहुत सारे शब्द आप ऐसे ही सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो भाषिता जो है, या बहुभाष्य जिसको हम कह रहे हैं कक्षा में, बहुभाषिता का होना पॉजिटिव चीज है। क्या है? पॉजिटिव चीज है, ठीक है। तो को कक्ष में पूंजी के रूप में देखना चाहिए, कक्षा में पूंजी के रूप में, भाई ये तो संसाधन है, इसका इस्तेमाल करके हमें बच्चों को सिखाना है, भाषा तो माध्यम है ना। और मल्टीपल भाषाएं जो लोग जानते हैं, ये रिसर्च भी कहती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका दिमाग का विकास बेहतर होता है, ठीक है ना। ओह, सोचिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है ना। देखिए, तो एज अ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक आवश्यक जटिलता के रूप में देखना है, नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं करती है, वो टीचर के ऊपर है, थोड़ा बहुत केओस हो सकता है, मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है, बट ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं ढूंढनी है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है प्रिया। एज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या है ये? रुकावट है इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी सभी को शिक्षा देने में, नहीं भाई ये तो इंक्लूसिविटी है, समावेशी शिक्षा में अवरोध थोड़ी है, ये तो फायदा है। कि समावेशी शिक्षा क्या कहती है, कि क्या कहता था अमेरिका, बताइए, सभी के लिए शिक्षा, है ना, सबके लिए शिक्षा। तो वही बात यहाँ हो रही है कि हर तरह का बच्चा, मल्टीपल भाषाएं, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी एक छत के नीचे सीख सकते हैं एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में, ठीक है ना। हाँ, वो करा देंगे श्वेता। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब टीचर एजुकेशन के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बात कर रही है? अभी हमने भाषा के बारे में बात की, अब हम अध्यापक शिक्षा के बारे में, अध्यापक शिक्षा के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बात कर रही है वो देख लेते हैं। अध्यापक शिक्षा के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बात कर रही है वो देखते हैं। आ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी एनसीएफ, a new and comprehensive नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, कि एक नया एनसीएफ लेकर के आओ टीचर एजुकेशन के लिए, जिसको एनसीएफ टीई 2021 कहा जाएगा। ये पता नहीं अभी आया या नहीं, क्योंकि हमारे पेपर में एनसीएफ टीई वाले नहीं पूछता है टीचर एजुकेशन का, आपके लिए नॉर्मल एनसीएफ आपको पढ़ना होता है ना। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी एक फ्रेमवर्क तैयार होगा कि करिकुलम को ऐसे आप डिलीवर करें, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफ टीई 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द एनसीटीई इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी।
यानी एनसीटीई जो है तैयार करता है वैसे जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है टीचर एजुकेशन वाला, कह रहे हैं एक नया और कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, एक इंक्लूसिव कह लीजिए, या उसमें ज्यादा चीजें होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें सब कुछ इंक्लूड हुआ हो, व्यापक है, समग्र है सब कुछ। टीचर एजुकेशन प्रोफेशनली कैसे टीचर्स को होना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग बेहतर होनी चाहिए, कैसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हम लेकर के आ पाएँ, कैसे उनको अच्छे से ट्रेन कर पाएँ, उनका कॉन्फ्रेंसेज वगैरह प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे कर पाएँ, इसके लिए एनसीईआरटी के साथ बैठ करके एनसीएफटीई बनाइए। एनसीएफटीई 2021 कहा गया उस समय पे, अभी देखना होगा कि बनाया नहीं, क्योंकि एनसीएफ नॉर्मल वाला तो बन गया है 2023 वाला, ठीक है ना, नहीं बाद में भी कर सकते हो संजना, ओटीआर जो है एनसीएफटीई 2021 एनसीईआरटी से बातचीत करके, लेकिन ये बनाता कौन है, एनसीईआरटी के साथ कंसल्टेशन में ये बनाता। देखिए एनसीईआरटी वो वाला क्या कहते हैं उसको, टीचर एजुकेशन वाला एनसीएफ बनाती है, सॉरी नॉर्मल एनसीएफ बनाती है जो एनसीएफ 2023 है, एनसीएफ 2005 है, लेकिन जैसे ही एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन की बात होती है तो ये एनसीटीई एक संस्था है जो टीचर एजुकेशन की सारी क्वालिटी और इन सब चीज़ों को इन चेक रखती है, इसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं। ये एक एनसीएफटीई 2009 में भी आया था। तो ये टीचर एजुकेशन के लिए एक अलग से एनसीएफ बने जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, जैसे आपने पॉलिसी में बदलाव किए हैं, स्कूल एजुकेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं, वैसे ही फिर टीचर्स को भी तो उसी तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको भी तो अपडेटेड रखना पड़ेगा ना। आप देखते हैं सरकारी नौकरियों में तो स्पेशली सबसे पहले टीचर जो है आउटडेटेड होते हैं, सारे नहीं बट काफ़ी जगहों पे। केवीएस में ऐसा नहीं है, केवीएस के टीचर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, और लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में कई बार ढीले पड़ जाते हैं, कई बार उनके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ इतनी होती हैं बेचारों के ऊपर कि वो ये भी कर रहे हैं, वो जनगणना भी कर रहे हैं, वो फलाना भी कर रहे हैं, वो मिड डे मील भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो वो उस चक्कर में भी कई बार गड़बड़ होती है, और कई बार टीचर जो है आलसी हो जाते हैं। वो होता है, ये ऐसी जॉब है जिसको आप कितना भी आसान हो कितना भी मुश्किल बना सकते हैं, है ना, कि भाई अब तो फिक्स सैलरी है, सरकारी नौकरी है, क्या ही दिक्कत है, चलने दो, 6 घंटे का काम है, तो उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। बाय 2030, अब आगे की बात करते हैं। बाय 2030 यानी 2030 तक अगर हम बात करें, द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। यानी बाय 2030 2030 तक ये कह रहे हैं कि मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो होगी, यानी न्यूनतम जो आपकी अहर्ता होगी टीचर बनने के लिए, वो 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड होगी। ये जो डिप्लोमा 2-2 साल के चल रहे हैं, डीएलएड, बीटीसी, है ना, ईटीई, कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहा जाता है, तो इनको हम खत्म कर देंगे एक तरह से 2030 तक। ऐसा नहीं है कि जिनके पास डिप्लोमा है फिर वो कहीं पेपर नहीं दे पाएंगे, ऐसे तो बीएड 1 साल की खत्म हुई, लेकिन बीएड अगर किसी ने 1 साल की हुई है वो आज भी फॉर्म भर पाएगा, क्योंकि उस समय पे वो 1 ही साल की थी। लेकिन या तो फिर आप उससे पहले पहले जॉब ले लीजिए, 2030 में तो समय है ना, अभी 5 साल तो है ही। तो बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी, जैसे अभी बीएलएड होती है कि 12th के बाद सीधा ग्रेजुएशन भी उसी में हो रहा है और बैचलर्स भी उसी में, यानी ग्रेजुएशन भी और एजुकेशन का भी बैचलर्स उसी में हो गया। तो बीएड कितना, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, एकीकृत कोर्स मिनिमम होगा कि 4 साल का बीएड आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छे टीचर बन पाएंगे, आपको टीचर के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। ये पैमान जो मानक हैं ये आ तो गए हैं, अभी धीरे धीरे लागू होंगे, तो आप समय से नौकरियां ले लीजिए, जरूरी है। हाँ बिल्कुल, प्रियांशी कह रही है मेरे भैया एनवीएस में टीचर हैं, बहुत काम रहता है, बिल्कुल फ्री नहीं रहते। जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रूल है सारे टीचर ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर काम करते हैं, बहुत मन से काम करते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरे फादर टीचर थे, मेरे मामा जी जिनके पास में बुलंदशहर रहती थी, वो यूपी में मैंने देखा है स्कूल्स में, उनको तो बड़ा पैशन है अपनी जॉब को लेके, आज भी वो 20 किलोमीटर जाते हैं बाइक से, पहले साइकिल से जाया करते थे जब मैं छोटी थी। यहाँ दिल्ली में तो आसपास ही हैं स्कूल, तो मम्मी पापा दीदी के सबके स्कूल, चाचा चाची मेरे सब गवर्नमेंट टीचर्स ही हैं ये लोग। तो इवन पापा की मामा, उनकी मामी, तो ये मतलब जनरेशनल काम है एक तरह से। तो कई बार आप देखते हो तो कुछ लोगों का पैशन आपको दिखता है, कुछ लोग समय के साथ या तो बोर हो जाते हैं या वो फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, है ना। तो इतने सारे लोगों को आपने अपने स्कूल में भी टीचर्स देखे होंगे, इट्स नॉट अबाउट के, तो सभी लोग नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा रिलैक्स्ड है चीज़ें कंपैरेटिवली जो सेंट्रल के स्कूल्स हैं, जैसे नवोदय विद्यालय वो सेंटर केंद्र का स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय हो गया आपका, इवन ईएमआरएस में भी अभी थोड़ा सा रिलैक्स्ड है जो काम है। तो लेकिन ये आप काफ़ी जगह देखेंगे, पहले तो न्यूज़ तक आती थी कि टीचर बैठ के सरकारी स्कूल में स्वेटर बुन रही हैं, फीमेल टीचर्स, मेल टीचर्स जाके अपनी सब्जी ला रहे हैं, बीच में चले गए छोड़ करके। तो वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है वो काम करने की। दिल्ली में फिर भी खैर चीज़ें बहुत सुधार है,
लेकिन यही अगर आप देखते हैं कि दिल्ली में जो टीचर पढ़ा रहे हैं और जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय जैसी संस्था में पढ़ा रहे हैं, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि मेरी बात होती है, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो केंद्रीय विद्यालय में काम किया उन्होंने, मान लो कई साल, फिर दिल्ली गवर्नमेंट में आ गए, तो दिल्ली गवर्नमेंट में उनको मतलब कंपैरेटिवली कम काम लगता है, केंद्रीय विद्यालय थोड़ा ज़्यादा, उनका सिस्टम अलग है ना। तो इट्स लाइक कि क्या कहते हैं उसको, विद टाइम चीज़ें जो है। और मैं छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक हूँ, बहुत बढ़िया दुर्गा। हाँ, दूसरा, सब में पैशन नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ रोजगार के लिए नौकरियाँ लेते हैं, जो कि मजबूरी है, हमारे देश में चीज़ें हैं, अभी हम विकासशील हैं। बट टीचिंग ऐसी जॉब है, अगर आप चाहें तो पैशनेट रह सकते हैं। पापा मेरे वेस्ट बंगाल प्राइमरी हेड टीचर हैं, सिर्फ पापा एक टीचर हैं, काम करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। एग्जैक्टली राहुल, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कि कई बार ऐसे होता है, जैसे मेरे मामा जी के स्कूल में भी मैं देखती हूँ, और बचपन से मतलब वो, उनको अगर वो बाकी सारे काम के साथ स्कूल में, क्योंकि उन पे ड्यूटीज़ बहुत रहती थी और टीचर्स कम रहते हैं, तो बच्चों को लेके आ रहे हैं स्कूल में, किसी ने कूड़ी बना लिया, कूड़ी समझते हैं आप, जो एक कूड़े का ढेर स्कूल के ही प्रेमाइस में लगा लिया, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं लोकल गाँव वगैरह में। तो और भी इतने सारे चार्जेस मिले हुए हैं, जनगणना भी करनी है, फलाना भी करना है, फिर भी वो मेक श्योर करते थे कि वो क्लास लें। अगर मान लो कभी क्लास नहीं ले पाए, उन्हें खराब लगता था। तो वो हैं, रहे हैं पैशनेट अपने काम को लेकर के। मेरी मदर को बहुत ज़्यादा है। तो वो सबका अलग अलग है ना, इसमें कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि व्यक्ति को लगता है, और ये सिर्फ सरकारी टीचर में नहीं है, ये सरकारी नौकरियों में एक एटीट्यूड है, जो कि अब धीरे धीरे बदल रहा है, काम है अब पहले के मुकाबले, कि बस अब तो नौकरी पक्की है, अब क्या ही दिक्कत है, अपना टाइम काट के चले जाना है। वो प्रॉब्लम है। अभी मेरे एक फ्रेंड ने अपनी क्लास 1 की जॉब छोड़ी है, उसको नहीं मज़ा आ रहा था। वो माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर था पहले, फिर उसने गवर्नमेंट जॉब ले ली बीच में, और क्योंकि पापा थे, हम लोगों से बात होती थी कि हाँ यार स्टेबिलिटी चाहिए, फिर उसने कुछ साल वो जॉब की भी। अब वो इतना एक्टिव इंसान था वहाँ, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट उसने करा दिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें कराई, बट वो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि एटीट्यूड लोगों का बहुत लेड बैक सा हो जाता है। तो थोड़ा सा वो सरकारी काम, जब मैं तो मतलब आपने भी सुना होगा, ये जोक बन गई है कई चीज़ें तो, कि भाई सरकारी काम है, धीरे धीरे होगा, सरकारी जवाब दे दो, मतलब किसी को टालना हो तो ऐसा जवाब दे दो को लटका दो। तो ये जोक बन गया, जो कि बनना नहीं चाहिए। बाहर की कंट्रीज में नहीं है ये चीज़, हमारे यहाँ उसको ऐसे देखा जाता है कि काम करना मतलब पता नहीं कितनी दिक्कत हो रही है जब काम करना पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली मेघा, बहुत बढ़िया। तो आपको पैशनेट टीचर बनना है, कुल मिलाकर के बात ये है, और खुद पे काम करते रहना है। क्योंकि होता क्या है कि साल दर साल जब आप सेम सिलेबस पढ़ाते रहते हैं, हम लोग तक बोर हो जाते हैं। जब सिलेबस ही चेंज होने को तैयार नहीं है मान लो, तो लेकिन सिलेबस हमेशा थोड़ी चेंज कर सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है। बट मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैं 8 साल और हज़ारों हज़ार घंटे पढ़ाया है, मतलब बहुत 6-6 घंटे के मैराथन पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, कितने बैचेस में क्लासेस हुई हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी क्लासेस होती थी, यूट्यूब पे लगभग 3000 क्लासेस हैं, 2700। तो कहानी ये रहती है कि कई बार बोरियत आ जाती है, लेकिन मुझे लगता है अगर मेरे सामने आप लोग हों तो ये बोरियत आसानी से तो नहीं आ सकती, क्योंकि टीचिंग में बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, शायद इसलिए इतने टाइम चल गई चीज़ें, कि अब जाके वो बोरियत बहुत हिट करती है कई बार। लेकिन आप लोग अगर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इंटरेस्टिंग बना करके रखूँ, या सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन नहीं है हम लोग, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ दिक्कत ये है, मैं अभी यहाँ कैमरा से बात कर रही हूँ, मेरा कितना भी पैशन है, ये कैमरा आधी एनर्जी खा जाता है आप तक पहुँचते पहुँचते। तो इट्स लाइक कि मुझे वही, हर बार बैच बदलता है, हर बार नए लोग आते हैं, लेकिन वही रेड वाइट ब्लू और ब्लैक कलर में कमेंट दिखते हैं, तो यही फिक्स है एकदम। तो आप लोग बदल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो सेम ही है, वही कैमरा है, वही चीज़ें हैं, वही सिलेबस है। तो इसमें क्या होता है, कई बार बोरियत आती है, और वो किसी भी काम में थोड़ी बोरियत आती है, क्योंकि वो रेपिटेटिव हो जाता है एक टाइम के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं, मतलब मेरा मन इसलिए भी कई बार ऑफलाइन क्लास का करता है कि ऑफलाइन में जब शक्लें दिखती हैं, मैंने ली भी हैं बीच बीच में मन लगाने के लिए, तो जब शक्लें दिखती हैं ऑफलाइन क्लास में तो मन लगता है। मान लीजिए सिलेबस सेम भी है, तब भी आप अगर हर बार नया बैच आ रहा है तो पढ़ने में मज़ा आता है, आपके क्वेश्चंस अलग होंगे, बच्चों के मजाक अलग होते हैं। तो टीचिंग चाहें तो आप बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर आप मेहनत करें तो। एग्जैक्टली अच्छे इंसान अगर आप हैं तुलसी, तो आप अच्छे टीचर बन जाएंगे। वैसे कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं इस चीज़ में, लेकिन टीचिंग में ये कर पाना बड़ा मुश्किल है कि आप इंसान खराब हैं और टीचर अच्छे हैं, बड़ा मुश्किल है ये कर पाना। हाँ, 2030 तक बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कंपलसरी कर देंगे, अभी देखते हैं मृणाल। बात तो यही की गई है कि मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो होगी टीचिंग के लिए वो 4 ईयर की इंटीग्रेटेड बीएड होगी। आते हैं वापस, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCF-SE 2020-2021, मतलब जो एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क बने फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन, अभी हमने टीचर एजुकेशन के लिए बात की कि एक NCF-TE लेकर के आओ भाई, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन 2021 वाला
एनसीईआरटी के साथ एनसीटी लेकर के आए। बात हो रही है अब स्कूल एजुकेशन के लिए, एनसीएफ एसई, वो टी था, ये एसई विल बी डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी। ये एनसीएफ एसई जो स्कूल एजुकेशन वाला होता है, जो 2005 में 2023 में, ये अब आ चुका है 2023, इसमें हम पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस की अपनी लिमिटेशन है कि आप लोग ऑनलाइन में देश भर से कितने भी लोग जोड़ सकते हैं, ऑफलाइन में लिमिटेड जगह है। और जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं तो ऑफलाइन में उतने लोग, कितने लोग, तो जब से मैंने सीटेट ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, अब से 8 साल पहले, इस साल 9 साल हो जाएंगे, दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स में सीटेट बंद हो गया था, क्योंकि वो उतना मुश्किल एग्जाम था नहीं जितना हवा उन लोगों ने बना करके रखी हुई थी। 20-20 हज़ार रुपये फीस लेते थे उस टाइम पे सीटेट की। मैंने तो खैर कभी नहीं की सीटेट की कोचिंग, फर्स्ट ईयर में ही निकल गया था ऐसे ही खेलते कूदते। तो क्योंकि कई बार वो गाइडेंस नहीं होती, ऐसा नहीं है कि पेपर मुश्किल होता है। चलिए खैर, बहुत बढ़िया नीतू सिंह। तो ये कहानी है कि इन्होंने कहा नेशनल, आप स्कूल एजुकेशन के लिए एक वो बनाइए। चलिए खैर, रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, यानी रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, टीचर का जो रिक्रूटमेंट वो एक प्रॉपर ऐसे सिस्टम से हो, क्वालिटी टीचर्स आए, क्वालिटी टीचर्स निकल करके आए, अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षक आए, है ना। एक अंग्रेजी कहावत है कि मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं है दुनिया में, मीडियोक्रिटी हैज नो प्लेस। तब का तब देखना नहीं तो अभी तब तक तो आपको नौकरी ले लेनी है ना। और ऐसा नहीं है कि एकदम से बाकी जिन्होंने पहले डिप्लोमा या डिग्री कर लिया उन सबको खत्म कर देंगे कि अच्छा आपका 2 साल का बीएड है, कल से काम नहीं करेगा। 1 साल वाला आज भी काम तो कर ही रहा है, तो कुछ ना कुछ ये लोग निकालेंगे, लेकिन कोशिश तो करिए उससे पहले नौकरी आप ले लें। रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी कॉमन सामान्य नियम बनने चाहिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी विल बी डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2022, ऐसा कह रहे थे, अभी तक बन नहीं पाए वो। इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, टीचर्स एंड एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अक्रॉस लेवल्स एंड रीजन्स, अलग अलग रीजन्स से, अलग अलग स्टेट से, नेशनली लोगों को लीजिए, जो एक स्टैंडर्ड्स पैमाना बनाए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हो टीचर्स के लिए, कि भाई टीचर्स भी खुद को आंकें, जैसे बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं ऐसे टीचर्स को भी आंका जाए। जैसे आप लोग यहाँ स्टार देते हैं क्लास के बाद कि रिव्यू टीचर का क्या है, ठीक है। तो कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, कॉमन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि एकदम हमारे प्रोफेशन के ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये मानक हैं, ये रूल्स हैं, ये क्राइटेरिया हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट हैं। दूसरी एक चीज पे बहुत जोर दिया गया, सीपीडी, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये नहीं है कि जो सिलेबस चल रहा है 20-20 साल तक, स्कूल एजुकेशन में तो कभी बदलता ही नहीं है सिलेबस इजीली, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल से जो है। हाँ, आईएनसीएफ एसएफ का ट्रेनिंग होता है प्रतिवर्ष सहायक शिक्षकों छत्तीसगढ़ में। हाँ दुर्गा, उसी पे हम अभी आ रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं टीचर्स के लिए, दिल्ली में भी अलग अलग स्टेट में होते हैं। मेरे मामा जी जैसे यूपी में टीचर थे उनके लिए भी होता था, तो वो होते हैं, लेकिन उसको क्वालिटी में लेकर के आना है, सिर्फ नाम मात्र का नहीं करना है। ऑल द बेस्ट सुची, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल, वैसे मैं बेस्ट ऑफ लक नहीं कहती हूँ, मैं ऑल द बेस्ट ही कहती हूँ कि आप अपनी मेहनत से अपना लक बनाएं, अगर लक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो। इस वर्ड को इतना अब्यूज़ किया गया है एक तरह से, तो मैं ये वर्ड ही यूज़ करने से बचती हूँ कि अगर आप सच में बहुत मेहनती और समझदार व्यक्ति हैं, मतलब थोड़ा सा सीखते हैं अपनी गलतियों से, आसपास की चीज़ों से थोड़े से अवेयर हैं, तो आप बेहतर कर लेंगे, नॉर्मल से ऊपर ही मिलेंगे अगर आप सच में मेहनत में यकीन करते हैं। बाकी चीज़ें आपके फेवर में हो नहीं हो, फेट कह लीजिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब एग्ज़ाम कब आएगा, किस साल क्या रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है उनको लेकर ही चिंता क्या करनी। तो आपका काम है सिर्फ मेहनत करना और सही ढंग स्मार्टनेस के साथ अवेयर रह करके मेहनत करना, कि पता चले कहीं वैकेंसी निकली, आपको देश भर में नौकरी चाहिए थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस पर, उस तरह से मेहनत ही नहीं की। यू आर 5 स्टार, यू डोंट नीड एनी रिव्यू। अरे शेख धन्यवाद। बाकी मैम आप हैदराबाद नहीं आते क्या? यार हैदराबाद आना है, मैं आई नहीं हूँ आज तक। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी सतत प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी आपका जो करियर टीचर्स के लिए है कि उनके प्रोफेशन में कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनली वो बेहतर बनाए अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को, नए नए चीज़ों के साथ। अब कंप्यूटर आया तो टीचर्स, पुराने टीचर्स को पता ही नहीं है कि कैसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं। मेरी मदर अभी तक सीख रही हैं धीरे धीरे, जब ऑनलाइन क्लासेस उनको लेनी पड़ी कोरोना में, कई बार लिस्ट चढ़वानी होती है तो दीदी से हेल्प लेती हैं। अब नेक्स्ट ईयर उनका रिटायरमेंट ही है। तो बेसिकली समय के साथ अपडेटेड भी रहना है। टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो कई बार नीड नहीं होती गवर्नमेंट स्कूल्स में,
तो उसके साथ अपडेटेड रहना है आपको, कोई स्कीम आ रही है उसके साथ अपडेटेड रहना है, तो उसके लिए सेमिनार, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें हों, ठीक है ना। मेरे सर हाई स्कूल में विदाउट ओपन बुक किए पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली निशा, यही हाल, क्योंकि बाकी सिलेबस तो फिक्स नहीं है, अभी केवीएस तो अभी लास्ट टाइम ही चेंज हुआ था। यही हाल मेरा सीटेट में हो चुका है ना, कि आप मुझे रात को सोते हुए कुछ भी पूछ लेंगे, कहेंगे, और मैं एकदम आपको बाय लिस्ट बता दूंगी। मेरे दिमाग में वो सेट है, एक एक टॉपिक जहाँ से शुरू होगा सिलेबस और जहाँ पे खत्म होगा, वो इतने साल से सेम है, पिछले 8 साल से मैं पढ़ाई रही हूँ। तो और दिया भी है उससे पहले 3-4 बार। तो ऐसे सीडीपी में जैसे 30 में से 30 आ गए, मजाक मजाक में ऐसे चलता रहता था, तो वो मजाक बना लिया था हमने सीटेट को। तो टीचिंग ट्रेनिंग में दे देते हैं लोग, फर्स्ट ईयर में एलिजिबल भी नहीं होते थे उस टाइम पे, अब तो होते हैं, तब भी दे देते थे। तो वो वैसा बन गया है कि नींद में भी पता है कि कहाँ से अच्छा कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया होगा, ये भी बहुत हद तक पता है, ठीक है ना। तो ये कहानी है। चले, हाउ टू बी मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अभी ये करते हैं फिर मैं बताऊंगी। भाई बेसिक आपका रूटीन आपको पता होना चाहिए, बीच में वो 4-5 दिन मान लो हिला हफ्ते में, महीने में, लेकिन आप घूम फिर के आ जाएं उसी पे कि यार मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ इस टाइम से इस टाइम, या किसी टाइम भी नहीं तो 4 घंटे मुझे पढ़ना है, वो 4 घंटे दिन के फिक्स हों। बाकी आपका बेसिक के आपकी हेल्थ ठीक रहे उसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ तो करिए। नहीं, दो नहीं होते हैं सुधा, एक ही होता है केवीएस में एग्जाम, वो फिर इंटरव्यू हो जाता है। देखिए, तो कुल मिलाकर के अगर पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हम इसको कह देते हैं, लेकिन नाम इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही है अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एनईपी 2020 को अगर हम कम शब्दों में समराइज करें तो ये कुछ वर्ड्स निकल करके आएंगे। एनईपी 2020 इज अ विजनरी रिफॉर्म एमिंग एट holistic, flexible, and multidisciplinary education that aligns with the needs of the 21st century। यानी जो NEP 2020 है इज अ विजनरी रिफॉर्म एमिंग एट होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। यानी किस चीज पे एम है? होलिस्टिक, यानी सर्वांगीण विकास, बच्चे का मन का, दिमाग का, शरीर का, सबका विकास हो सके, वो चहुमुखी रूप से, सिर्फ पढ़ने पढ़ने में नहीं, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो विकसित हो सके। तो होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन, नए नए मेथड्स को, नए नए चेंजेस को अपनाने के लिए उसमें क्षमता डेवलप हो। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स, वो जो हार्डकोर सेपरेशन है, ये आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, बेसिकली साइंसेज है, कॉमर्स है, ये नहीं होना चाहिए। 20 सब्जेक्ट है मान लीजिए, ब्रिटिश करिकुलम में अभी भी ऐसा ही होता है, जहाँ जिन स्कूल्स में चलता है, इंडिया में भी कुछ स्कूल्स हैं ऐसे, बाहर भी कुछ स्कूल्स हैं। तो वहाँ पे क्या है बेसिकली कि जहाँ ये चलता है, तो वहाँ पे आप का मन कर रहा है फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ने का, तो पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ तो या तो फिजिक्स पढ़ी जाएगी या इकोनॉमिक्स पढ़ी जाएगी, दोनों कैसे पढ़ोगे, क्योंकि वो कॉमर्स में आती है या ह्यूमैनिटीज़ में आती है, ये साइंसेज में आती है। तो हार्डकोर सेपरेशन खत्म कीजिए, मल्टी डिसिप्लिनरी, कई सारे डिसिप्लिन को, कई सारे सब्जेक्ट्स को, पूल ऑफ सब्जेक्ट्स में से पढ़ने का मौका बच्चे को पास हो। और जो ऐसी एजुकेशन आप दीजिए जो 21वीं शताब्दी के विजन से, नीड से अलाइन होती हो, कि भाई डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ों पे, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें पे फोकस किया जाए। अब फटाफट से आप जवाब देंगे। बिना सीटेट के लिए हाँ निकली है बीएड वालों के लिए भर्ती। नहीं सुदेश, शाम को होती है क्लास, ये तो आज एक्सेप्शन है कि इस टाइम लगवाई है, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं करनी थी, परसों भी छुट्टी हो गई थी आपकी, मुझे थोड़ा कोल्ड था। इट्स माई फर्स्ट टाइम। अर्पिता कह रही हैं, वेलकम है अर्पिता आपका यहाँ पर। चलिए कहानी को शुरू किया जाए। सी ऑप्शन, उदय सर क्लास क्यों नहीं लेते? वो इंदौर चले जाते हैं बीच बीच में, वहाँ पे जब से ब्रांच ओपन हुई है करियर विल की। एक बार पूछ लूँगी, हो सकता है सिलेबस भी खत्म हो गया हो, लेंगे मतलब क्लास तो, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ भी लूँगी मैं, डोंट वरी एट ऑल। चले बढ़े आगे। चलिए देखते हैं।
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट बातें यही थी। टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, SEDGs पढ़ा था ना हमने, SEDGs, जिसमें गर्ल चाइल्ड आ सकती हैं, हाशिए पे रहने वाले लोग आ सकते हैं, जिनको समाज ने या आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे हैं, नेशनल किसी भी आधार पर उनके साथ गलत भेदभाव या उनको कम समझा जा रहा है, नेशनल इनके लिए एक अलग ग्रुप बनाना उनके उत्थान के लिए, ये बात हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस द करिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी, करिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी, यानी जो आपकी पाठ्यचर्या है और जो पढ़ाने का तरीका है शिक्षण शास्त्र, ठीक है, कैसा होना चाहिए, सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, यानी परीक्षाओं पर केंद्रित हो, परीक्षाओं पर केंद्रित हो। शेख आई वुड चूज, आई विल चूज CDP बेसिकली। ऑफ कोर्स यार, मैं पढ़ाती हूँ, ये सब्जेक्ट ने मेरे जीवन में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरी सोच में बहुत सारे बदलाव किए हैं, तो इसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं। हर एक सब्जेक्ट, वैसे मैं सब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं करती, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ आपको, आप कह रहे हैं SST और CDP, अदरवाइज हर एक सब्जेक्ट का अपना महत्व है। अगर आप सीखना चाहें तो हर सब्जेक्ट में बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया दीपांशी। चलिए, तो सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, नहीं भाई, ये थोड़ी कह रहे हैं कि एग्जाम्स के अराउंड सेंटर कर दो, बस रेक्टाफिकेशन करके पेपर दे दें बच्चे। सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स नहीं, किताबों के अराउंड भी नहीं। एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, ये कॉन्टेक्चुअल वर्ड इतना प्यारा है, अगर आप पेडागोजी में से अपने दिल से लगा लेंगे तो आपको बहुत फायदा ये देगा। संलग्न और संदर्भित हो, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना, बच्चे के जीवन से जोड़ करके सिखाना। अगर मैं एग्जाम्पल आपको अमेरिका का दूंगी तो आप अमेरिका गए नहीं है, मैं अमेरिका गई ही नहीं हूँ, कहाँ से हम उतना रिलेट करेंगे? कोई मूवी देख के फिर भी आप आइडिया लगा लोगे, लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी आपके बराबर में घर का, गांव का, जहां से भी आप हैं, शहर का, तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो संदर्भ में सिखानी है कोई चीज, कैसे सिखानी है? संदर्भ में सिखानी है, ठीक है ना। तो कई सारे शब्द जैसे हम संदर्भ में सीखते हैं। कोविड में जो वैक्सीन शब्द हमने, खैर वैक्सीन तो फिर से पहले से भी था, लेकिन क्वारंटीन शब्द हमने कैसे सीख लिया? कॉन्टेक्स्ट में सीखा, संदर्भ में, जीवन में किसी एक संदर्भ में वो यूज हो रहा था। तो एंगेजिंग बनाओ करिकुलम को और पेडागोजी को कि बच्चे एंगेज रहें, ऐसी मेथड्स अपनाओ और कॉन्टेक्स्ट में सिखाओ, उनको जीवन से जोड़ करके। स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म तरीके नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म कपड़ों में ठीक रहती है, अगर मेथड यूनिफॉर्म होगा यानी सबके लिए सेम ही मेथड होगा, मेथड में अलग अलग मेथड से सिखाना चाहिए, सेम मेथड से सिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये स्टैंडर्ड वर्ड सुनने में अच्छा लगता है लेकिन मानकीकृत नहीं, जहां ये स्टैंडर्ड लिखा हो उससे आपको फ्लेक्सिबल की तरफ जाना है, लचीलापन। स्टैंडर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो सबके लिए सेम टाइप का ही है, तो ये स्टैंडर्ड नेगेटिव वर्ड हो जाता है, इसलिए C ऑप्शन। एक क्वेश्चन और करिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? बताइए, बहुत बढ़िया सी हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस स्टेटमेंट को, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यूज हुआ है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको महत्वपूर्ण मानती है? ये आपका आज टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर जिन बैचेस में इंटेलिजेंस चल रहा था, उनमें इंटेलिजेंस, जिसमें जो चल रहा था वो अलग अलग चलेगा। फिर अंतर तो है निक, एस्टेट की CDP और एस्टेट के लिए मैं एक मैराथन लूँगी जल्दी ही, मंडे को, होपफुली मंडे ट्यूसडे में एस्टेट के लिए यूट्यूब पे एक सेशन में लूँगी। आपके रीजन से मेरा PS टेट 100 मार्क्स से यूट्यूब सेशन से क्लियर हो गया, बहुत बड़े दीपांशी। चलिए, बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऐसा नहीं है कि मातृभाषा में सिखाने से या शिक्षित होने से बच्चे की प्रौद्योगिक उन्नति रुक जाएगी, नहीं। भाषा या स्पेशली मदर टंग तो हेल्प करती है बच्चे को बेहतर तरीके से समझने में। अगर बच्चे को समझ ही नहीं आएगा तो पॉइंट क्या है किसी भी लैंग्वेज का? फिर समझाना, चीज़ों को कन्वे करना, अपनी बात को। नेक्स्ट है, स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। यानी स्कूल्स को एनकरेज करना चाहिए बच्चों को टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी सबको इंग्लिश को अपनी मातृभाषा बना लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल ये तो इम्पोजिशन वाला उदाहरण हो गया कि इम्पोज कर दिया आपने भाषा को कि सबको इंग्लिश को मातृभाषा बना लेना चाहिए। भाई इंग्लिश ठीक है, मैं कम्युनिकेट करने के लिए सीख लूँ, मैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए सीख लूँ, लेकिन मुझे सपने जो है इंग्लिश में आए या फिर मैं सोचूं भी हर टाइम इंग्लिश में, ये ज़रूरी थोड़ी है। मैं, मेरी मातृभाषा कुछ और है तो मैं उसमें सोचूंगी, है ना। मेरी एक फ्रेंड है, उनको आते हैं सपने इंग्लिश में, या उनका जो नेचुरल फर्स्ट लैंग्वेज का जो फ्लो है वो इंग्लिश है काफ़ी हद तक, तो लेकिन वो उनका है।
ठीक है, आप कन्वे करने के लिए कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इंग्लिश आप यूज़ कर लेंगे, बट मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो मैं हिंदी में सोचना है, हिंदी में कंफर्टेबल ज़्यादा रहूँगी। ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते या कंफर्टेबल नहीं रह सकते, भाई नीड होगी अगर समय की तो आपको सब कुछ करना चाहिए, भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं होती, है ना? और पढ़ने में मतलब जबकि आदत हो गई है कि कोई बुक अगर मुझे ऑप्शन दोगे आप इंग्लिश में हिंदी में, तो मैं इंग्लिश में प्रेफर करूंगी, अनटिल अनलेस वो बुक ही हिंदी में लिखी गई हो ओरिजिनली और उसका सार ना खत्म हो रहा हो ट्रांसलेट करने के बाद, है ना? ग्रेजुएशन का मेरा पूरा मतलब इंग्लिश ही रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी तो इंग्लिश होनी चाहिए, या मेरी हिंदी है तो आपकी भी हिंदी ही होनी चाहिए। भाई उस वो जिस माहौल में बड़ा हुआ है, बड़ी हुई जो भी व्यक्ति, तो वो इंग्लिश में सोच सकता है, इंग्लिश में सपने देख सकता है। मतलब ये बहुत ही नेचुरल होना पड़ेगा आपको इस भाषा के लिए। सोचना तो चलो फिर भी आप लोग कई बार सोच लेता है इंसान, क्योंकि जब भाषा यूज़ करते हो तो। लेकिन सपने देखने के लिए वो आपके सबकॉन्शियस में बहुत हद तक बैठी हुई होनी चाहिए भाषा, तभी आप उस भाषा में सपने देख पाएँगे, अदरवाइज़ मैंने तो नहीं देखा है आज तक अंग्रेजी में सपना। ठीक, खैर, तो मल्टीलिंगुअलिज्म, अब इसमें मैं अच्छा और बुरा नहीं कह रही हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। हम जैसे ही भाषा की बात करते हैं, हम अच्छाई और बुराई में बाँटने लगते हैं। भाषाएँ सारी अच्छी होती हैं, जितनी भाषाएँ आप सीखेंगे उतना बेहतर है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। मल्टीपल लैंग्वेजेज़ यदि किसी को आती हैं तो। इवन 2 भाषाएँ भी अगर आपको आती हैं तो कॉग्निटिव बेनिफिट है उसका। ठीक है ना मुस्कान? मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। यानी बहुभाषिता जो है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे कॉग्निटिव बेनिफिट लेकर के आती है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, दिमाग से संबंधित, मेंटल बेनिफिट्स, इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स। अगर आप 2 भाषाएं पढ़ते हैं या 3 भाषाएं पढ़ते हैं, तो आप सोचो ना, मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा, हिंदी की भी मैं किताबें पढ़ी, बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ा, लगभग 10वीं तक ही। तो 2 अलग-अलग भाषाओं का, मैंने कबीर को भी मान लीजिए आपने पढ़ा है और आप शेक्सपियर को भी पढ़ रहे हैं, तो 2 अलग-अलग भाषाओं का लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं, उनकी संस्कृति आप उनको बोलने वाले लोगों से आप बात कर सकते हैं, उसमें लिखा इतिहास से लेकर के और मूवीज बनी है वो सब देख सकते हैं। तो मतलब डबल बेनिफिट है आपके दिमाग के लिए एक तरह से। बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग, कि जो द्विभाषी अप्रोच है वो कंफ्यूज करती है बच्चों को और लर्निंग को हैम्पर करती है। ऐसा नहीं है, भाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसका नुकसान नहीं है सच। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस नेशन। प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर समझते हैं कक्षा 1 से 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से या किस भाषा को शिक्षा का माध्यम मानती है 5वीं क्लास तक? तो ये अभी हमने पढ़ा था मातृभाषा, मदर टंग। ये नहीं है कि हाँ हिंदी ही होगी, हिंदी सबके लिए थोड़ी भाई, हिंदी मातृभाषा, किसी घर में पंजाबी बोली जा रही होगी, किसी घर में इंग्लिश, किसी घर में संस्कृत। तो मदर टंग या होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज जो है वो प्राइमरी लेवल पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए भाषा का, जिस भाषा में आप पढ़ा रहे हैं। कि अगर हिंदी बच्चा बोलता है तो आप उसमें पढ़ा रहे हैं, और प्रेफरेंस तो है 8 तक ऐसा रहे। ठीक है जी, चलिए खैर, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए वो तो एक अलग बात है, बट होपफुली मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं एनईपी से, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण बातें वो हमने पढ़ ली काफ़ी हद तक। एक मिनट रुकना, अब मैं आपके कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, बहुत तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट आई हैव टू से दिस, आई लव यू, आई एम डीपली ऑब्सेस्ड विद द वे यू टीच, स्पीक एंड ट्राई टू बिहेव लाइक यू। अरे दीपांशी, ये तो आप लोग का प्यार है और ये टीचर्स की सफलता होती है इस चीज़ में। हालांकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति कॉपी करे या फिर बहुत ये सोचे कि नहीं यार आप तो ईश्वर हैं बिल्कुल, और आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि आप अपने जैसे बनिए, और ये मैं खुद पे भी लागू करती हूँ। मैं किसी के जैसा बनना मेरा सपना नहीं है ना? बट हाँ, किसी से भी अगर अच्छी चीज़ें मिलती हैं सीखने को, तो मैं उस चीज़ का क्रेडिट भी देती हूँ उनको कि भाई मैंने आपसे ये सीखा, और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, वो कृतज्ञता होनी चाहिए टीचर्स की तो स्पेशली। बट